और हम लोग को मूर्ख सोच रही है, समझ गए? हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तो वर्ब चैप्टर लेंदी चलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को। ओके तो चलो स्टार्ट किया जाए। ऑडियो वीडियो सब ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। कल हम लोग पढ़ रहे थे हैज हैव हैड अपने साथ क्या लेता है, ठीक है। अब आ जाओ डू डज डिड पे, फिर मैं टू बी वर्ब्स करवाऊंगी और फिर मॉडल वर्ब स्टार्ट करूंगी। ओके कल हम लोगों ने किया था ना। ओके लेट्स स्टार्ट। ऑल ओके। कल हम लोगों ने ये सब पढ़ा था कि इज एम आर के बाद इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर के बाद आईएनजी भी लगता है और V3 भी लगता है। V3 कब लगता है? पैसिव में। और आईएनजी कब लगता है? एक्टिव में। कभी कभी इज एम आर के बाद V3 आता है तो सेंटेंस पैसिव ना होके एक्टिव ही रह जाता है। ऐसा कब होता है? जब वहां का V3 एडजेक्टिव का काम करता है। ये कर लिया था। फिर हम लोगों ने किया था हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो वो सेंटेंस एक्टिव है। हैज हैव हैड के बाद बीन लगाकर, सिर्फ बीन नहीं, बीन लगाकर उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रहा तो सेंटेंस पैसिव। ठीक है, इतना दूर हम लोगों ने कवर कर लिया था, इतना दूर हमने कवर कर लिया था। अब चलो डू डज डिड का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डू डज डिड। डू डज डिड अपने साथ क्या लेते हैं? थर्ड वाला है द ऑक्सिलरी वर्ब्स, द ऑक्सिलरी वर्ब्स डू डज डिड। डिड वाला एग्जाम में आता है। हमेशा अपने साथ वर्ब का, ये हमेशा और हमेशा अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म लेता है। V1 फॉर्म लेता है। ठीक है, V1 फॉर्म लेता है। जैसे मैंने लिखा, अब मैंने देखो एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा ही कम्स ऑन टाइम, वो टाइम से आता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम ही तो सिंगुलर है, ही सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। और वर्ब सिंगुलर वाला वर्ब कौन सा फॉर्म होता है? V5 होता है ना। ये मैंने आपको बताया है। V1 प्रेजेंट टेंस का प्लूरल है और जो V5 होता है वो भी प्रेजेंट टेंस है, बट वो प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर होता है। जैसे ये गो हो गया तो ये गोज हो गया। वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें S लगाओ। तो ये जो कम्स है ये V5 है। ठीक है, और रूल क्या बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, सिंगुलर लेगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं डज लगा देती हूँ, ऐसा लगा देती हूँ, ही डज नॉट कम होगा या कम्स ऑन टाइम। अब आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो सब्जेक्ट ही है। ठीक है, यहाँ का सब्जेक्ट तो ही था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। बट यहाँ भी तो सब्जेक्ट ही है, तो फिर आपने इसके साथ कम्स क्यों नहीं लगाया? कम क्यों लगाया? यहाँ तो ही के साथ आपने कम्स लगाया, बट यहाँ ही के साथ कम क्यों लगाया? क्योंकि बीच में डज आ गया। जब भी डज आ गया या डिड आ गया, ही डिड नॉट केम लगा देंगे ऑन टाइम, ये गलत है। जब भी वाक्य में डू आ गया, डज आ गया, डिड आ गया, तो वो हमेशा अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म लेता है। ये तो V5 था। V1 मतलब प्रेजेंट टेंस प्लूरल। या ठीक है, ही डज नॉट कम हो गया। और नेक्स्ट देखो, ही डिड नॉट केम नहीं होगा। डिड तो अपने आप में पास्ट टेंस है, तो फिर से पास्ट टेंस केम क्यों लगाओगे? तो डिड के साथ भी V1 लगाना, दे के साथ भी V1 ही लगेगा। जैसे दे डू नॉट कम ऑन टाइम, तो वाक्य में जब भी डू डज डिड ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो डू के बाद भी वर्ब का V1 फॉर्म,
डिड के बाद भी वर्ब का V1 फॉर्म और डज के बाद भी वर्ब का V1 फॉर्म ही होता है। ऐसा वाला एरर भी ऐसा लिखे, he did not wrote द लेटर। उसने लेटर नहीं लिखा। आप बोलोगे मैम ये तो पास्ट टेंस में जा रहा है ना, पास्ट टेंस में जा रहा है तो ये सही होना चाहिए। नहीं, क्योंकि डिड अपने आप में पास्ट टेंस बता ही रहा है तो फिर से पास्ट टेंस मत लगाना। ही डिड नॉट राइट, डिड के साथ डिड पास्ट टेंस बता ही रहा है, फिर से पास्ट टेंस मत लगाना। राइट्स भी मत लगाना। अगर अकेला ही होता, अकेला ही रहता तो मैं ही राइट्स लगाती, बट जब भी ही डिड आ गया, ही डिड नॉट राइट, दे डू नॉट राइट, ओके, ही डज नॉट राइट, तो हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म ही आता है। V1 फॉर्म मतलब प्लूरल फॉर्म। ऐसा भी आ जाता है। ही डिड नॉट फिनिश्ड, ही डिड नॉट फिनिश द वर्क, उसने वर्क को फिनिश नहीं किया। अगर अकेला ही रहता ना तो ही फिनिश्ड में लगा सकती थी, बट यहाँ तो डिड आ गया ना, और डिड तो अपने आप में पास्ट टेंस है तो फिर से पास्ट टेंस मत लगा। कहने का मतलब है कि जहां भी डू आ गया, डिड आ गया, डज आ गया, वहां V1 है। ठीक है, अब लिखो लिख लिया सबने? डन। ठीक है, अब मुझे डू डज डिड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है कि डू डज डिड के साथ, ठीक है, सबसे पहले हमने ये सीखा कि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म लगाना है, प्लूरल फॉर्म। और दूसरा क्या चीज याद रखना है, आप पहले लिखो उसके बाद मैं समझाऊंगी। दूसरा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना मैं डू डज डिड को, ये रूल लागू तभी होगा जब डू डज डिड इज एम आर हैज हैव हैड सेंटेंस में ऑक्सिलरी का काम कर रहा, नॉट एज अ मेन वर्ब। ठीक है, अभी जो मैं रूल लिखने जा रही हूँ ना, ये रूल लागू तब होगा जब वाक्य में डू डज डिड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। पहले लिखो डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। डू डज डिड का ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज used in negative and interrogative sentences। लिखो पहले आप इसको। डू डज डिड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किसमें यूज होता है? या तो सेंटेंस नेगेटिव हो या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। मैंने अगर लिखा ऐसा, यू स्टडीड यस्टरडे, पास्ट टेंस में, यू स्टडीड यस्टरडे, ये सेंटेंस रॉन्ग है। यू स्टडी, क्या आपने कल पढ़ाई की? अब मुझे बताओ कि ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है?
कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, व्हाई इज दिस सेंटेंस रॉन्ग। मुझे अगर किसी स्टूडेंट से पूछना हो ना कि कल आपने पढ़ाई किया, तो ये बोलूंगी यू स्टडीड यस्टरडे, ये रॉन्ग है, बट बताओ कि क्यों रॉन्ग है। वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। हाँ, ये रॉन्ग इसलिए है ना क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में जो भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, बट इसमें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो इसमें तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना। बट क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, ठीक है, इन्वर्जन चाहिए, बट इसमें तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसलिए रॉन्ग है। और तब हमें इसको सुधार के कैसे लिखना है, डिड यू स्टडी। अब आप बोलोगे मैम डू यू क्यों नहीं लगाया? डू इसलिए नहीं लगाया ना क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, कल की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में हम डज और डू नहीं लगाते, डिड यू स्टडी यस्टरडे, ये सही हो गया। क्या आपने पढ़ाई की? अब ये सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है ना, देखो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है। और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए, बट ऊपर वाले सेंटेंस में तो इन्वर्जन नहीं हो रहा, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग है, ये सही है, इन्वर्जन करना है। तो अभी मैंने क्या लिखा, डू डज डिड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किसमें, एक तो किसमें यूज होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में मैंने डिड का यूज किया ना एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ डिड ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब ये है, और डिड के बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म आता है, डिड यू स्टडी यस्टरडे। तो एक तो हमें पता चल गया कि डिड का यूज डू का भी हो सकता है। जैसे अगर मुझे प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो मैं लिखूंगी डू यू स्टडी एवरी डे, क्या आप हर दिन पढ़ाई करते हो, वो पास्ट टेंस था तो मैंने डिड लगाया। हम डू का भी यूज इंटरोगेटिव में, डू का, डज का, डिड का, दोनों का यूज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। ओके, डू यू स्टडी यस्टरडे, ये पास्ट में था, और डू यू स्टडी एवरी डे ये प्रेजेंट में है, बट इसमें भी तो इन्वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, और डू के बाद भी V1 आता है, डज के बाद भी V1 आता है, डिड के साथ भी V1 आता है। ओके, स्टडी इसमें मेन वर्ब है, तो मैंने क्या बोला, डू डज डिड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। यहाँ मैंने डिड को भी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करवाया, उसके साथ एक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। यहाँ भी डू ऑक्सिलरी है, ठीक है, ये भी ऑक्सिलरी है, इसके बाद एक मेन वर्ब का फॉर्म आया। तो हम डू डज डिड को नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमें इन्वर्जन चाहिए, तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब चाहिए। अगर मैं ऐसा लिखती ना, यू स्टडी एवरी डे, क्या आप हर दिन पढ़ाई करते हो, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया क्योंकि इन्वर्जन चाहिए ना, बट यहाँ तो इन्वर्जन नहीं हो रहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, बट हमें तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब चाहिए। ओके, तो चलो एक तो ये हो गया, डू डज डिड का यूज इंटरोगेटिव में करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि इन्वर्जन करना है, इन्वर्जन के लिए हमें ये करना है, स्टडी मेन वर्ब। अब डू डज डिड का यूज हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं। नेगेटिव में अगर मुझे बोलना हो कि मुझे बोलना होगा ना, मैंने नहीं पढ़ा, तो ऐसा बोलोगे, आई नॉट स्टडीड। आई स्टडीड बोल सकते हो, आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई की, ठीक है, मैंने पढ़ाई किया, बट मुझे बोलना है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया। एक तो डू डज डिड इंटरोगेटिव में यूज होता है और नेगेटिव में भी यूज होता है। आई नॉट स्टडीड, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में भी हम डू डज डिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई नॉट स्टडीड नहीं होगा, क्या होना चाहिए, पास्ट है ना, आई डिड नॉट स्टडी। आई डिड नॉट स्टडी होगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करेंगे। देखो यहाँ का डिड ऑक्सिलरी वर्ब है और ये स्टडी मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब है कि जैसे अगर आप प्रेजेंट टेंस में है तो आई डू नॉट स्टडी, या मैं ऐसा लिख दिया ही के साथ, ही
डज नॉट स्टडी। तो सब जगह देख रहे हो, यहाँ पे डिड ऑक्सिलरी है, इसके बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म आ रहा है। ये रूल लागू तब होगा जब डू डज डिड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, एक मेन वर्ब आ रहा है। यहाँ पे डिड ऑक्सिलरी है, इसके बाद मेन वर्ब आ रहा है। तो डू डज डिड का यूज एक तो हम इंटरोगेटिव में यूज करते हैं, और एक हम डू डज डिड का यूज किस में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नॉट लगा हुआ सेंटेंस। अरे ये क्या कर दिया मैंने। एक तो नेगेटिव वाला में करते हैं। पहले मुझे बताओ क्लियर है, इंटरोगेटिव में क्लियर हो गया ना, आई डिडंट स्टडी। ठीक है, एक ऐसा नरेशन में आता है, लिख लिया होगा सबने। ठीक है, एक नरेशन में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैंने लिखा ही सेड। एक्टिव नरेशन में ऐसा ऐसा वाला एरर देंगे, ही सेड वेयर डू यू लिव। बाकी सारा चीज मत देखना, अभी मैं जो सब समझाना चाह रही हूँ ना वो देखना। ठीक है, ये नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है। एक ऑप्शन में दे देंगे ही सेड बदल जाएगा आस्ट में, क्योंकि उसने पूछा, ही आस्ट वेयर डू यू लिव, तो ही आस्ट वेयर, और ये चूंकि पास्ट टेंस में जा रहा है तो डू डिड में बदल जाएगा। ही आस्ट वेयर, एक लगा देंगे, ही आस्ट वेयर डिड आई लिव। एक ऑप्शन में ऐसा आएगा, एक ऑप्शन में आएगा ही आस्ट वेयर आई डिड लिव। बाकी चीज मत देखना कि मैम ये यू आई में कैसे बदला, ओके वो सब हम बाद में करेंगे जब नरेशन करेंगे। आप बस इतना पार्ट देखना, ये वाला, ये वाला। और ऐसा ऑप्शन था, he asked where I lived। देखो सब सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ये भी पास्ट ही में है, ये भी पास्ट ही में, और ये भी पास्ट ही में। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप सेंटेंस देखो, तीनों ऑप्शन आया था। ठीक है, अब इसमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले देखो यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब। सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना मतलब इन्वर्जन का होना, तो यहाँ तो हमें इन्वर्जन जरूरी है क्योंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है, और जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ गया ना तो इन्वर्जन होगा। बट अब ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं है, वेयर से, हाउ से, व्हाट से क्वेश्चन मार्क नहीं मानते, क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव नहीं मानते। इंटरोगेटिव होने के लिए क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता है, और अब ये फुल स्टॉप आ गया, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, बट यहाँ हो रहा है ना सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो ये गलत है। ये तो वैसे ही गलत, इसमें चाहिए था इन्वर्जन क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क था, बट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाता। फुल स्टॉप आ गया, अब ये प्रश्नवाचक नहीं रहा, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम आई लिव्ड भी तो पास्ट टेंस है, और आई डिड लिव भी तो पास्ट ही है। डिफरेंस क्या है कि डिड आ गया तो V1 लगाएंगे, क्योंकि डिड अपने आप में पास्ट है तो V1 लगा देंगे। दोनों तो पास्ट है, लेकिन आंसर ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है। बताओ कि क्यों। देखो यहाँ पे डिड किसका काम कर रहा है, ऑक्सिलरी का, और लिव मेन वर्ब का। और अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा ना कि डू डज डिड का यूज, डू डज डिड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं या तो नेगेटिव में करते हैं। बट ये सेंटेंस ना तो इंटरोगेटिव है ना तो नेगेटिव है, तो यहाँ डिड का यूज नहीं करें, आई लिव्ड हो जाए। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सेंटेंस, और ये सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, फुल स्टॉप वाला। कभी कभी क्या होता है, वैसे तो हम डिड का यूज, लिख लीजिए इसको,
वैसे तो हम डिड का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करते हैं, बट कभी कभी सेंटेंस में थोड़ा सा ज्यादा इम्फोसिस डालना हो, ओके, यहाँ ज्यादा इम्फोसिस नहीं डाला जा रहा है ना, आप कहाँ रहते हो, बताओ कहाँ रहते हो, तो यहाँ कोई जोर डाल के नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सेंटेंस में थोड़ा सा ज्यादा दबाव डाल के बोलना हो, ओके। तो अगर मुझे बोलना होगा कि मैंने लिखा कि आई हेल्प हिम, फिर मैंने लिखा आई डू हेल्प हिम, और अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम अभी तो आपने बोला, थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से देखना, दोनों सेंटेंस करेक्ट, थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से देखना, यहाँ पे डू ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्प मेन वर्ब है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम अभी तो आपने बोला कि डू डज डिड का यूज या तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है या तो इंटरोगेटिव में, तो यहाँ डू ऑक्सिलरी है ना, तो ये नेगेटिव है ना ही इंटरोगेटिव है, बट फिर भी ये सही है। तो कभी कभी सेंटेंस में थोड़ा सा ज्यादा दबाव डाल के बोलना हो अगर, तो हम क्या करेंगे कि डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एम्फेटिक वाले सेंटेंस में, ठीक है। एम्फेटिक सेंटेंस का मतलब क्या है, जिसपे हम थोड़ा सा ज्यादा दबाव डाल के बोल रहे हैं। वैसे तो दोनों सही है, जैसे मैंने लिखा कि आई हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, तो अगर थोड़ा सा मैं बिल्कुल उसकी हेल्प करता हूँ, मैं जरूर उसकी हेल्प करता हूँ, मैं उसकी हेल्प करता ही करता हूँ, तो यहाँ आई डू हेल्प हिम, अरे मेरे पे ये इल्जाम मत लगाओ, मैं बिल्कुल उसकी हेल्प करता हूँ। तो कभी कभी सेंटेंस में एम्फोसिस डालने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में भी डू डज डिड का यूज कर लेते हैं, वैसे तो नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो ये हमारा डू डज डिड वाला खत्म हुआ। चलो अब हम टू बी वर्ब्स करते हैं। V1 ही आया, डू के साथ भी V1 आता। हाँ, अब हो गया डू डज डिड वाला चैप्टर। अब मुझे ये बताना है, बच्चों का कंफ्यूजन होता है मैम ये समझ में नहीं आया ना कि ये जो वर्ब का, जैसे गो का फॉर्म्स होता है ना, गो का V1 होता है, गोज होता है, वेंट होता है, गॉन होता है, गोइंग होता है, फॉर्म्स होता है, ध्यान से सुनना। उसी तरह राइट का भी होता है, राइट का V1 है और ये V5 है, ये तो हमने पढ़ भी लिया है। इसका पास्ट टेंस रोट है, इसका V3 राइट रोट रिटन, और इसका राइटिंग है। और याद रखना है, राइटिंग में एग्जाम में डबल टी लगा के दे देते हैं, बट राइटिंग में डबल टी नहीं होता है, सिंगल टी होता है, ठीक है, सिंगल टी होता है। तो सबका फॉर्म्स होता है। अब उसी तरह जैसे डू का होता है, डू का ये V1 है, ये डज है, ठीक है, जैसे ऐसा लिखा मैंने V1 V2 V3 V4 V5, जैसे इसका भी तो होता है डू का, ये डू हो गया और ये क्या हो गया, डज हो गया। ये प्रेजेंट टेंस प्लूरल है और ये प्रेजेंट टेंस सिंगुलर है। इसका पास्ट टेंस डिड हो गया, इसका डन हो गया और इसका डूइंग हो गया। उसी तरह प्रेजेंट टेंस प्लूरल में हैव होता है, ओके, और ये हो गया प्रेजेंट टेंस सिंगुलर में हैज, और इसका V2 भी हैड होता है और इसका V3 भी हैड होता है और इसका ING हैविंग होता है। तो जैसे सबका फॉर्म्स बनता है ना, ओके, जैसे सबका फॉर्म्स बनता है उसी तरह बी के भी फॉर्म्स बनते हैं। अभी लिखना नहीं है, सब लिख चुके हो। वर्ब एक बी वर्ब है, जैसे गो का मेन क्या है, गो, और गो से ही सब बना रहे हो ना, गो से ही गोज बना रहे हो, गो से ही गोइंग बनाया, गो से ही गॉन बनाया, गो से ही वेंट बनाया। तो मेन वर्ड तो गो है और बेस वाला, और इसी का सारा फॉर्म्स बना है। उसी तरह बी के भी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ये बी फॉर्म्स, वर्ब के बी फॉर्म्स। तो आप बोलोगे कि आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम वर्ब के बी फॉर्म्स में ये आएगा ना, बी आएगा या तो बीन आएगा या तो बीइंग आएगा। तो क्या बी का 3 ही फॉर्म्स है, ठीक है, बाकी का तो 5 फॉर्म्स है।
तो बी का क्या तीन ही फॉर्म्स है? नहीं, ये तो चलो पता ही है। बी का जैसे गो का था, तो बी का भी 3 फॉर्म के अलावा बी के कुल मिला के 8 फॉर्म्स है। बी फॉर्म्स में इज भी आता है, बी फॉर्म्स में एम भी आता है, बी फॉर्म्स में आर भी आता है, वॉज भी आता है, वर भी आता है। तो ये जो इज एम आर वॉज वर है, ये भी बी के ही फॉर्म्स है, ठीक है। और ये तो तीनों है, कुल मिला के 8 हो गया ना, यहाँ 5 और यहाँ 3। तो ये जो कुल मिला के, लिख लीजिए, बी के फॉर्म्स कुल मिला के कितने हैं? बी के कुल मिला के 8 फॉर्म्स है। 8 मतलब फॉर्म्स मत बोलना, फॉर्म्स तो 5 ही है, बट फिक्स करूंगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे आए। ये सारे बी के फॉर्म्स है। जब हम जूनियर क्लासेस में होते हैं ना, तो टीचर ऐसा दे देंगे, ऐसा हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी के फॉर्म्स में नहीं आता। बी के फॉर्म्स में इज, एम, आर, वॉज, वर आता है, ऐसा लगाएंगे। जूनियर क्लासेस में ऐसा आता है, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आपके स्कूल लेवल में आता था, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये क्या करेंगे, ही डैश एब्सेंट येस्टरडे, ऐसा लगा देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे बी का सही फॉर्म भरो, ये ऐसा लगा के दे देंगे कि मतलब जूनियर क्लास में आता था, स्कूल लेवल में, ही डैश एब्सेंट येस्टरडे। और इसमें आपको बी का सही फॉर्म भरना है, जैसे गो का होता है उसी तरह बी का भरना है। तो आपके दिमाग में आएगा कि बी का फॉर्म में तो बीन आता है, बी का फॉर्म में तो बी है और बीइंग है, तो कैसे इसमें बीन कैसे भरे। लेकिन बी के फॉर्म्स में से सिर्फ ये सब नहीं है, बी के फॉर्म्स में इज भी है, एम भी है, आर भी है, वॉज भी है, वर भी है। और एक की बात हो रही है और येस्टरडे की बात हो रही है, तो हम वॉज लगा दें। तो वॉज भी बी के फॉर्म्स में से ही है, वॉज भी बी का ही फॉर्म होता है। तो बी के कुल मिला के 5 फॉर्म्स है। इसको लिखो, फिर मैं V1 V2 में फिट करूंगी कि कौन किस कैटेगरी में जाए। इज, एम, आर, बी, वॉज, वर भी बी का ही फॉर्म होता है। ये सब का मैं बताऊंगी कौन कौन से कैटेगरी में, कौन V1 में जाएगा, कौन V2 में जाएगा। थोड़ा सा अब आज आपका 23rd क्लास है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, चलो अब ये 8 फॉर्म्स में से लिखते हैं हम। V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। ये जो जैसे गो V1 में आता है ना, वैसे ही बी भी गो V1 में ही आएगा। जैसे गो से बनाते थे, तो वैसे ही बी भी V1 में आएगा। अब इज, एम, आर, इज क्या है, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, और एम भी प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, ठीक है। और ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का प्लूरल। इज, एम, आर, देखो, इज, एम, आर, तो V1 होता है प्रेजेंट टेंस का प्लूरल, तो प्लूरल लगा दिया, और बी भी यही है, और ये सिंगुलर लगा दिया। और इसका V2 में क्या आ जाएगा, वॉज या वर। और इसके V3 में क्या आएगा, V3 में आएगा बीन, और इसके ING में आ जाएगा बीन। जैसे गो आता है ना, मेन गो होता है, तो गो को हम V1 में रखते हैं, इसी तरह बी V1 में। डू का 3rd फॉर्म डन होता है। डू और डज और डिड तीनों का 3rd फॉर्म डन होता है। जैसे गो, गोज, वेंट का 3rd फॉर्म गॉन होता है। ऐसी ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो जो पढ़ा दिया है मैंने। नोट करिए, सबसे पहले तो सीखना है कि वर्ब का
बी फॉर्म, बी में कौन कौन से फॉर्म आते हैं? बी में कौन से फॉर्म आते हैं? इज आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज आता है और वर आता है। और इसके अलावा बी भी आता है, बीन भी आता है। बेस फॉर्म तो यही है, बेस इसी से सब बना, और बीइंग आता है। और कैटेगरी देख लो, ये प्रेजेंट टेंस सिंगुलर में डाला है इज और एम को, ये प्रेजेंट टेंस प्लूरल में डाला है, और ये पास्ट टेंस में डाला है, और ये बीन है। वर को V1 में कहां से डाल देंगे? V1 में पास्ट टेंस होता है। इतना पीटूंगी ना कि वर क्यों नहीं डाला है। वर पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का प्लूरल होता है। ओके, अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आएगा। लिख लिया, सबका फॉर्म्स डाल दिया। बी समझ नहीं आया, निकिता शर्मा। अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, तो आपको समझ में कहां से आएगा? ठीक है मैम, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जो क्लास में कुछ पढ़ाओ नहीं, पहले ही बोल देंगे ना मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं, जब नहीं समझाया तो आपको इतना बड़ा कंफ्यूजन होगा। जब मैं समझाने लगूंगी तब तो आप बेहोश हो जाओगे। ओके, तब तक तो बेहोश हो जाओगे। अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अभी मैंने सिर्फ छोटा सा एक चीज समझाया कि ये जैसे गो के फॉर्म्स होते हैं ना, राइट के फॉर्म्स होते हैं, डू के फॉर्म्स होते हैं, ओके, उसी तरह बी के भी फॉर्म्स होते हैं, और बी के कुल मिला के 8 फॉर्म्स होते हैं, और 8 फॉर्म्स लिखवा दिया और सबको V1 V2 कैटेगरी में डाल दिया, सबको V1 V2 कैटेगरी में डाल दिया। ये लड़कियों के साथ ही प्रॉब्लम है ज्यादा, उन्हें भेज दो मेकअप के शॉप में, वहां कंफ्यूजन तो एकदम रहता ही नहीं है। ओके, मेकअप के शॉप में भेजो ना तो इनका दिमाग इतना क्लैरिटी में रहता है, सारा कंफ्यूजन इनको V1 V2 में ही होता है। क्या है इसमें, कुछ कंफ्यूज होने का है ही नहीं, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं मैंने। ओके, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये जो बी का फॉर्म्स है, जो मैं आपने बी का जो फॉर्म्स करवाया, ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी के 8 फॉर्म्स लिखवाए आपने, और एक मैंने करवाया बी और बीइंग और बीइंग, 8 फॉर्म्स है। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि ये ऑक्सिलरी होता है कि मेन होता है। चलो बताओ। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये ऑक्सिलरी होता है या मेन। तो ये तो मैंने आपको करवा दिया है, ये ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। ठीक इसी तरह ये भी ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है, दोनों। वो तो सेंटेंस देख के डिसाइड करना है। जैसे लिखा मैंने, ही विल बी ऑनेस्ट, फिर लिखा मैंने ही विल बी डूइंग द वर्क, फिर लगाया ही हैज बीन टू लंदन। इसका मैं फिर से नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये मैंने लास्ट क्लास करवा दिया था। ठीक है, इज एम आर ऑक्सिलरी का भी काम करता है, ये 2-3 बार बता दिया। ही इज गुड, तो यहाँ का गुड तो एडजेक्टिव है, यहाँ एक ही वर्ब है, इसका मतलब है कि मेन वर्ब है। और फिर मैंने लिखा ही इज राइटिंग, यहाँ पे 2 वर्ब है, राइटिंग मेन है और इज ऑक्सिलरी है, तो ये तो मैंने करवा भी दिया। इज एम आर ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, इज एम आर मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। उसी तरह बी भी हो सकता है। ओके, ही हैज बीन टू लंदन, या ही हैज बीन गिवन अ बुक, पैसिव में चला गया। फिर लिखा ही हैज बीन वर्किंग, he has been working since 2 PM। इससे रिलेटेड क्या क्या आपको दिमाग में रखना है बता
बुक फटी हुई निकली है, तो आप उसको रिटर्न में डाल दो, मतलब एक्सचेंज में डाल दो, एक्सचेंज में डाल दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, बुक आपको फटी हुई मिली है तो एक्सचेंज डाल दीजिए, वो एक्सचेंज हो जाएगा। वो तो अमेजोन वाले की ड्यूटी है। लड़कियों से पूछो, वो अपना ड्रेस मंगवाते हैं, कितना बार एक्सचेंज करते हैं फिर मंगवाते हैं, उनसे ये सब चीज सीखना है। 5 बार एक्सचेंज करेंगे फिर मंगवाएंगे, और अमेजोन करता भी है डिलीवरी आपको, तो एक्सचेंज कर दीजिए उसको। ही विल बी ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पे ऑनेस्ट, ईमानदार, उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। अब ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मॉडल वर्ब्स ही पढ़ाऊंगी। मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी होता है। ठीक है, मॉडल वर्ब हमेशा ऑक्सिलरी होता है। जैसे मैंने लिखा ही विल गो, फिर लिखा ही शुड गो, फिर लिखा ही मे गो। मॉडल वर्ब नेक्स्ट चैप्टर मॉडल वर्ब ही होगा। तो मॉडल वर्ब्स किसको बोलते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, ये सब, ये देखो। और मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब नहीं होगा। मॉडल वर्ब हमेशा सहायक क्रिया होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल वर्ब के बाद जो भी मेन वर्ब आएगा वो V1 फॉर्म में रहता है, V1 फॉर्म, V1 फॉर्म, V1 फॉर्म में रहता है। ठीक है, एक चीज याद रखना। तो ये तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब तो हमेशा ऑक्सिलरीज होते हैं। और उसके बाद, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म आता है, और बी तो V1 फॉर्म ही है ना, तो यहाँ का B1 फॉर्म है, बी मेन वर्ब। देखो, मुझे ये बताना था ना कि वर्ब का जो बी फॉर्म्स होता है वो मेन वर्ब भी हो सकता है, बट कभी कभी ऑक्सिलरी भी होता है। यहाँ का मेन वर्ब ये है डूइंग, और यहाँ पे विल मॉडल है, यहाँ पे 2 ऑक्सिलरी है, ये भी ऑक्सिलरी और ये भी ऑक्सिलरी। तो कभी कभी हमारे वाक्य में एक ऑक्सिलरी और एक मेन होता है, कभी कभी 2 ऑक्सिलरी और एक मेन हो सकता है। तो यहाँ का बी मेन था, यहाँ का बी ऑक्सिलरी। यहाँ पे देखो, ये तो प्रेपोजिशन है। ठीक है, हाँ, यहाँ ये तो प्रेपोजिशन है, तो यहाँ जो हैज है ये ऑक्सिलरी है, और यहाँ का जो बीन है वो मेन वर्ब है। तो बीन मेन वर्ब भी होता है, बट नीचे वाला देखो ऑक्सिलरी है, ये भी ऑक्सिलरी, ये भी ऑक्सिलरी। बीन यहाँ का मेन, यहाँ का ऑक्सिलरी, और यहाँ तो मेन गिवन है। यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी, ये भी बीन ऑक्सिलरी, और मेन वर्ब वर्किंग है। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सिलरी भी हो सकता है और मेन भी होता है। ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है, सेंटेंस पर डिपेंड करता है कैसे क्या करना है। देखो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं अनीशा, जितना बार ऑर्डर नहीं होता है ना उतना बार वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, जब तक मन पसंद ना आ जाए तब तक ऑर्डर एक्सचेंज होते रहते, दुगना कैंसिल या रिटर्न होता है। तो इज एम आर ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है, वो तो सेंटेंस पे निर्भर करता है। पहला वाला में बी मेन वर्ब है और दूसरे वाले में ऑक्सिलरी है, क्योंकि मेन वर्ब ये है। यहाँ बीन मेन वर्ब है और नीचे के 2 में बीन ऑक्सिलरी है, क्योंकि बाद में मेन वर्ब गिवन आया है, यहाँ बाद वर्किंग आया। तो बी वर्ब के बी फॉर्म्स मेन भी होते हैं, वर्ब के बी फॉर्म्स ऑक्सिलरी भी होते हैं। ठीक है, लिख लिया सब। और 1-2 चीज याद रखनी, सब कंफ्यूजन मत होना। जैसे मैंने लिखा, देखो ही के साथ तो हम गोज लगाते हैं। ठीक है, गोज कौन सा फॉर्म है? V5 फॉर्म। V5 फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर। और आप मुझे बोलोगे कि मैम कि ये जो ही है ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट वर्ब का रूल फॉलो हो रहा है। वाक्य का अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। बट ये रूल टूटता है किसमें? जब डू डज डिड आ गया। जैसे मैंने लिखा ही डज नॉट गोज या गो ऑन टाइम। नॉर्मल सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, बट यहाँ पे गोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिंगुलर लग गया है।
डस भी तो सिंगुलर होता है। तो आप बोलोगे कि मैम ही तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ गोस क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि बीच में जब भी डू डस डिड आ गया, उसके बाद जो वर्ब आ रहा है वो V1 होगा। एक रूल यहाँ पे टूटेगा कि ही के साथ कभी कभी हम गो भी लगा देते हैं जब बीच में डू डस डिड आ गया, और जब मॉडल वर्ब आ गया। नॉर्मल सेंटेंस में तो ही के साथ गोज होगा, बट बीच में मॉडल वर्ब आ गया, तो मॉडल वर्ब के साथ भी आप V5 नहीं लगाना, V1 लगाना। तो मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ V1 लेता है, प्लूरल फॉर्म। डू डस डिड भी हमेशा अपने साथ प्लूरल फॉर्म लेता है, ठीक है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना। He has been to London, इसका मतलब है वह लंदन जा चुका है, पहले भी लंदन जा चुका है। ठीक है, हाँ, ये वाला हो गया, ये चीज याद रखना। और वर्ब का जो बी फॉर्म है ना, वर्ब का आप दूसरा हाँ, जैसे मैंने लिखा ऐसा भी आता है, ही विल बी बीन, ही विल बी अ बीइंग ऑनेस्ट। तो ये देखो मॉडल वर्ब के साथ, ओके, मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये है आपका V1, ये है V3, ये V4। जब भी मॉडल वर्ब आ गया, इसको मैं मॉडल वर्ब में डिटेल में पढ़ाऊंगी, उसके साथ V1 लगा, V1। और फिर दोबारा आएगा कि मैम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये जो वर्ब के बी फॉर्म्स, ये जो वर्ब के बी फॉर्म्स होते हैं, ये ऑक्सिलरी भी होता है और ये मेन भी होता है। और दूसरा, ये जो वर्ब का बी फॉर्म्स है, ये एक्शन वर्ब भी हो सकता है और ये स्टेटिव भी हो सकता है। देखो यहाँ पे स्टेटिव और एक्शन काम आ रहा है, ओके। जैसे लिखा मैंने, ही विल बी काइंड, आगे से वो बहुत दयालु रहेगा। और फिर मैंने लिखा ही विल बी डूइंग द वर्क, ठीक है। अब मैंने लिखा ही इज गुड, और फिर मैंने लिखा ही इज वर्किंग। तो ऊपर वाला में इज जो है वो अच्छा है, यहाँ इज में कोई क्रिया नहीं हो रही, तो यहाँ का इज मेन वर्ब है और साथ में स्टेटिव वर्ब है। यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, उसको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, ओके। और यहाँ का इज ऑक्सिलरी है, इज भी तो बी का ही फॉर्म है ना, यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, और ही इज वर्किंग में क्रिया हो रही है, तो यहाँ का इज एक्शन वाला है। अगेन देखो, ही विल बी काइंड, यहाँ बी से कोई एक्शन वगैरह नहीं है, वो दयालु रहेगा, तो यहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब हो गया। और ही विल बी डूइंग द वर्क, डूइंग में क्रिया हो रही है, तो यहाँ स्टेटिव। तो वर्ब का बी फॉर्म स्टेटिव भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है, ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, ओके। अभी इसका पैसिव वर्सिव वाला अभी मत पूछना, ये बी वाला का पैसिव हम मॉडल वर्ब्स में करेंगे। अब हाँ, अब मैं आपको मॉडल वर्ब के बाद ना हमेशा याद रखना, मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म भी आएगा। ही शुड गिव्स नहीं होगा, गिव्स तो V5 फॉर्म है, ही शुड गिव, ओके। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 आता है। जैसे अभी मैं मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगी, यूज्ड टू बी मॉडल वर्ब होता है, ही यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, वो
ईमानदार हुआ करता था। तो मैं अभी मॉडल वर्ब स्टार्ट करूंगी। तो यूज्ड टू बी मॉडल वर्ब्स होते हैं और मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी होता है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 फॉर्म है। V1। अभी मैंने वर्ब का 6 क्लासेस लिया आपके साथ, ठीक है। वर्ब का 6 क्लासेस लिया है, मैं आपको बता रही हूँ। मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाना। कोई भी विल, शैल, कैन, कुड कुछ भी आ गया उसके साथ, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी मॉडल वर्ब के साथ बीइंग तो लगाने ही नहीं। मॉडल वर्ब के साथ बीइंग थर्ड फॉर्म में लगाने ही नहीं। मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ विकास एक सेंटेंस वर्ब चैप्टर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पहला शीट है ना। हाँ तो अभी डाल दो, ठीक है। ये तब तक बनाएंगे उसको, फिर मैं जैसे जैसे बोलूंगी। वो भी तो ऐड किया है ना, पिछला बैच वाला भी एक वर्ब कर दिया तो पिछले वाला ना। आई थिंक वर्ब में तो बहुत सारा है शीट। वर्ब में तो आज आप सिर्फ इम्प्रूवमेंट, ओके। हाँ, स्टेटिव वर्ब का मतलब है कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ही विल बी काइंड, ठीक है। बी काइंड, वो काइंड रहेगा, तो यहाँ पे कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, स्टेटिव वर्ब है और यहाँ पे काम चल रहा है डूइंग में, तो ये हाँ। अब मुझे आपको क्या बताना था आपके अभी मैंने वर्ब का ना, वर्ब का सिर्फ आपको 3 शीट और वो सब नहीं मिलेगा। वर्ब का शीट्स थोड़ा सा ज़्यादा है, ओके। वर्ब का आपको बहुत ज़्यादा शीट्स मिलने वाला है क्योंकि वर्ब चैप्टर लेंदी चलेगा। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है ना, मैंने आपको V1 V2 पढ़ाया, वो सब पढ़ाया है ना कि स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, एक्शन वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेता है, फिर वर्ब का V1 V2 करवाया, ठीक है। इज एम आर अपने साथ ING भी ले सकता है, V3, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक जितना पढ़ाया मैं उसी का आज आपके बैच में PDF डलवा रही हूँ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट फॉर्म में। इंप्रूवमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, 4 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट वाला चुनना है, ओके। तो आप इसको बना लेना। मुझे लग रहा है 40-50 क्वेश्चन होंगे, बारी बारी से मैं पढ़ाते जाऊंगी फिर देते जाऊंगी। 40-50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपका 40-50 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन बना के रखना, ओके। ये इम्प्रूवमेंट का PDF जाएगा, PDF में चेक करना। PDF के पीछे आंसर भी रहेगा, लेकिन वर्ब चैप्टर में मैं आपसे बोलूंगी ना, सिर्फ आंसर देख के संतुष्ट नहीं हो जाना है, ठीक है। आप उसका वीडियो सोल्यूशन भी डाल दूंगी। वर्ब में वीडियो सोल्यूशन देखना बहुत जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का शीट जाएगा, अपने से बनाओगे, ठीक है। एक बार अपने से बनाना और फिर वीडियो सोल्यूशन को 2x स्पीड पे देखना, 1.5 देखना या 2x स्पीड पे ना देखते जाना कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। और वीडियो सोल्यूशन देखने से क्या होता है ना, जो भी दिमाग में कंफ्यूजन है वो एक ही बार में खत्म हो जाता है। सिर्फ आंसर देखने से कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है, तो कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बना लेना, ये मैं हो जाएगा। जब मैं आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ा लूंगी ना, तो फिर मॉडल वर्ब्स का शीट डलेगा, ठीक है। मॉडल वर्ब्स का शीट में और भी बहुत सारा रहेगा। फिर मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगी जिसमें जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल पढ़ाऊंगी, फिर वो वाला रहेगा। और फिर एक साथ वर्ब का पूरा शीट रहेगा, मतलब वर्ब का बहुत सारा शीट्स मिलने वाला है, बना लेना, ओके। हाँ, तो वर्ब का जितना अभी तक पढ़ाया है ना उसी पे बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया, जो पढ़ाया है उसी पे बेस्ड है। तो आज मैं बोल दिया, विकास डाल देगा, देख लेना। अब हम चलते हैं, ये सब तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वर्ब में ना बहुत सारा टॉपिक्स मिक्स है, इसीलिए वर्ब लेंदी चैप्टर हो जाता है। PDF अब ये वाला तो करवा दिया है, वो यही सब करवाया है जो हैज हैव हैड करवा रही थी ना। द शो हैड, ये तो V2 है, बट हैड के साथ तो V3 लगता है, ये सब लिखना नहीं। उसी तरह हैव के बाद ये तो V2 है और हैव के बाद V3 लगता है, उसी तरह हैज के बाद भी V3 लगता है। जैसे ऐसा भी लगा देते हैं, ये वाला बहुत आता है, हैड बिगैन,
बिगैन V2, बिगन होगा, ऐसा कर देंगे हैड स्वैम, स्वैम भी V2 है, ठीक है, क्या होगा स्वम, स्विम स्वैम स्वम। ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब्स वाला, डू डज डिड वाला भी करवा दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस वाला। अब चलो हम चलते हैं मॉडल वर्ब्स पे, ठीक है। मॉडल वर्ब्स में दिमाग लगाना होगा थोड़ा, मॉडल वर्ब्स का एक्टिव पैसिव से भर भर के एरर्स आता है। अभी तो मैंने सिंपली बताया कि मॉडल वर्ब्स अपने साथ V1 लेता है, लेकिन और भी बहुत सारा एक्टिव पैसिव देखना है, तो इसको छोड़ते हैं, पहले चलते हैं। और काइंडली ये जो मॉडल वर्ब है ना, उसका स्पेलिंग होता है ये वाला स्पेलिंग होता है। और आप लोग मॉडल वर्ब, ये वर्ब मॉडल वर्ब्स वाला ये है, ये जो मॉडल लिखते हैं ना ये अलग है, ये कैटरीना और प्रियंका वाला मॉडल है, ठीक है। एक मॉडल का मतलब है किसी चीज का ढांचा बनाना, कोई आप किसी चीज का मॉडल बनाते हो ना, फिर उसी पे आधारित बिल्डिंग वगैरह खड़ा किया जाता है। और एक तो कैटरीना वाला मॉडल है, वो ई वाला है, ई, या ये मेरा रोल मॉडल है, ये तो मेरा आदर्श है, मैं इसको अपना मॉडल मानता हूँ, वो अलग है। लेकिन ये वाला मॉडल में ए लगेगा, ए। तो मॉडल वर्ब्स, वर्ब के अंदर एक और चैप्टर है, दैट इज मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बारे में क्या चीज याद रखना है, अगर कोई आपसे पूछे कि मॉडल वर्ब्स क्या हो जाता, तो मत शुरू हो जाना कैन, कुड, मे, माइट, वो सब तो मॉडल वर्ब का एग्जाम्पल्स है, ठीक है, वो तो एग्जाम्पल हो गया। मॉडल वर्ब, सबसे पहले मॉडल वर्ब्स के बारे में याद क्या करना है कि दे आर मेनली, मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि दो ऐसा मॉडल वर्ब है जो ऑक्सिलरी भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, बट 90% मॉडल्स ऑक्सिलरीज होते हैं, दे आर ऑक्सिलरी वर्ब, सिर्फ दो को छोड़कर, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, और मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने साथ वर्ब का मेन, मॉडल वर्ब खुद में ऑक्सिलरी है, तो उसके बाद एक मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा, इट टेक्स V1 फॉर्म लेता है, ठीक है। मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी होते हैं, और याद रखना है मॉडल वर्ब्स के बाद ना, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा, कभी कभी मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एक एडजेक्टिव लगा देंगे, गलत है। मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एक नाउन लगा देंगे, गलत है। मॉडल वर्ब के बाद जब भी आएगा तो एक मेन वर्ब आएगा, क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरीज होते हैं, मॉडल वर्ब सहायक क्रिया होता है, और जहां भी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आया, ऑक्सिलरी को ही हेल्पिंग बोलते हैं, जहां भी हेल्पिंग वर्ब आया तो सहायक क्रिया के बाद एक मुख्य क्रिया आएगा ना, एडजेक्टिव थोड़ी आएगा, नाउन थोड़ी आएगा। मॉडल वर्ब के बाद एक मेन वर्ब आएगा हमेशा, क्योंकि ये ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब, और वो भी V1 फॉर्म, V1। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, जो गाइस गाइस बोलता है वो चीट करता है, ऐसा थोड़ी बोला है, वो तो मैंने पढ़ाने के लिए बोल दिया है, गाइस गाइस गाइस, कम ऑन जो गाइस बोलता है वो चीट थोड़ी करता है। ओके, ये भी सही है, मॉडल वर्ब्स होते हैं और हमेशा V1 लगता है, और V1 लेता है, जैसे ऐसा कर दे, मैंने लिखा ही विल
बीन फेथफुल, फेथफुल टू हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के प्रति वफादार रहे। ही शुड डिड द वर्क, ऐसा ऐसा लगा लगा के दे देंगे। ओके, ऐसा लगा देंगे, he should kind towards the poor, गरीबों के प्रति उन्हें दया दिखानी। अब देखो क्या क्या एरर है। सबसे पहले ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब हमेशा ऑक्सिलरी होते हैं। ये ऑक्सिलरी है, यहाँ भी मॉडल ऑक्सिलरी है और ये भी ऑक्सिलरी है। और ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब आएगा, तो बीन भी तो मेन वर्ब है, बट बीन तो थर्ड फॉर्म है, बट मॉडल वर्ब तो B1 लेता है ना, बीन तो थर्ड फॉर्म में बी लगा। उसी तरह मॉडल वर्ब के बाद पास्ट टेंस मत लगाना, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी है उसके बाद V1 आएगा, तो डज भी मत लगाना, डू लगाना। ओके, डज तो सिंगुलर होता है बट डू V1 होता है। और नेक्स्ट देखो ही शुड काइंड टूवर्ड्स द पुअर, उसको गरीबों के प्रति वफादार होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे काइंड एडजेक्टिव है और शुड तो मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव नहीं आता है, क्योंकि मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरीज होते हैं और ऑक्सिलरी के बाद तो मेन वर्ब आना चाहिए। बाद में कुछ एडजेक्टिव डाल दो लेकिन मेन वर्ब आना चाहिए ना। ओके, तो क्या मेन वर्ब आएगा? यहाँ एक मेन वर्ब चाहिए। कौन सा मेन वर्ब लगाओगे? ही शुड काइंड नहीं होगा, कौन सा? हमें V1 चाहिए, मॉडल वर्ब के बाद एक मेन वर्ब चाहिए V1। और चूंकि यहाँ पे कोई क्रिया वगैरह नहीं हो रही है ना, तो हम यहाँ पे बी लगा सकते हैं। यहाँ बी को एज ए स्टेटिव वर्ब यूज किया। ही शुड बी काइंड, ही शुड बी फेथफुल, ही शुड बी ऑनेस्ट। बट यहाँ मैंने बी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ कोई काम के करने का सेंस जा रहा है ना, इसलिए डू लगा दिया। बी लगा दो। वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी फेथफुल, वी शुड बी काइंड। क्योंकि एडजेक्टिव से किसी क्रिया के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो वहां पे हमें क्रिया वाला वर्ड ना डाल के स्टेटिव वाला डालना है। तो बी डालना है, ही शुड बी काइंड टुवर्ड्स द पुअर। और यहाँ पे शुड ऑक्सिलरी है और बी मेन वर्ब है। शुड ऑक्सिलरी है, डू मेन वर्ब है। विल ऑक्सिलरी है, बी मेन वर्ब। शुड को मेन वर्ब नहीं मान सकते है ना, बार बार तो यही बोल रही हूँ कि मॉडल वर्ब कभी मेन वर्ब नहीं हो सकता। ओके, तो मॉडल वर्ब के बारे में हमने अभी तो हमने दो चीज सीखा। एक तो मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरीज होते हैं, ठीक है, जिसको हम हेल्पिंग भी बोलते हैं, और एक मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ V1 लेता है, ठीक है। और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब आके फिर एडजेक्टिव आ सकता है। मॉडल वर्ब के बाद एक मेन वर्ब आके उसके बाद नाउन आ सकता है, उसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है। ये क्या बोल रहे हैं? विल तो फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। अब अभी ना टेंशन ना लो, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, एकदम टेंशन मत लीजिए। हर मॉडल वर्ब का टेंस पढ़ाऊंगी, कौन से किसको टेंस में यूज करते हैं। जैसे वुड देख के लगेगा ना मैम विल का पास्ट टेंस वुड होता है, वुड तो पास्ट टेंस में यूज होता है, बट हम वुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो टेंशन मत लेना, बस मेरे को टाइम दीजिए, ठीक है। मॉडल वर्ब पढ़ाने के बाद अगर मैं कुछ छोड़ती हूँ ना, उसके बाद मुझे पूछना, आपके डाउट्स खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। अभी मैंने ना मॉडल वर्ब को पहले, अभी तो बस स्टार्ट ही किया है, मैं मॉडल वर्ब को एक्टिव पैसिव से जोड़ूंगी, फिर मॉडल वर्ब को टेंस से जोड़ूंगी, कौन सा मॉडल वर्ब क्या टेंस बताता है, विल शैल फ्यूचर बताता है, शुड का बताऊंगी, मतलब सब करेंगे, ठीक है, सब करेंगे। एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरीज होते हैं, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब का आना तो एकदम जरूरी है, उसके बाद जो मने लगा। मेन वर्ब तो आएगा ना, जहां ऑक्सिलरी रहेगा मेन वर्ब अकेला आ सकता है,
लेकिन जहां ऑक्सिलरी रहेगा उसको तो एक मेन वर्ब चाहिए। चलो अब अपना दिमाग अच्छे से ये वाला सेंटेंस कॉपी कर लो। ये तो इजी वाला है कि मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद V1। शैल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद V1। मस्ट भी मॉडल वर्ब है, उसके साथ भी V1। हैव भी तो V1 होता है ना, हैव भी तो V1। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गिव मी टाइम। हैव भी V1 ही फॉर्म होता है, ठीक है। हैव V1 फॉर्म है, बी भी V1 फॉर्म है। डू मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने साथ, मॉडल वर्ब्स के साथ कभी भी, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हैज मत लगाना। मॉडल वर्ब के साथ, शुड के साथ मस्ट सब मॉडल वर्ब है, चाहे शुड हो चाहे विल हो, ठीक है। ये सब के साथ कभी भी हैज मत लगाना। मॉडल वर्ब के साथ हैड भी मत लगाना। मॉडल वर्ब जब भी लेगा हैव ले। हैज तो V5 है, नहीं लेगा। हैड तो V2 है, V3 है, भी नहीं लेगा, हैव ले। उसी तरह मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ ये तो लगातार बता ही रही हूँ, बीन मत लगाना। मॉडल वर्ब के साथ बीइंग मत लगाना। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बी लगे। ओके, ये लिख लिया। हैड V2 भी होता है और हैड V3 भी होता है। हैव V1 होता है, उसका V5 हैज होता है, V2 वी हैड और V3 भी हैड और V4 हैविंग। चलो ये हो गया। अब आ जाओ। हाँ, अब असली कहानी तो एक्टिव पैसिव में होगा। अभी तो मैंने बोला कि मॉडल वर्ब्स के साथ, अब मैं जोड़ रही हूँ ना, यहाँ से भर भर के एरर्स आते हैं। अभी मैं मॉडल वर्ब V1 लेता है और मॉडल वर्ब को जोड़ रही हूँ वॉइस से, ठीक है। मॉडल वर्ब में एक्टिव पैसिव कैसे चलता है, मॉडल वर्ब में एक्टिव पैसिव कैसे जाएगा। ओके, अभी अभी यहाँ पे कुछ मत लिखो, यहाँ से नहीं समझ में आएगा, यहाँ से नहीं समझ में आएगा। ये देखो ऊपर लिखो, मॉडल वर्ब्स एंड वॉइस। कैसे कैसे वॉइस क्या होगा, वॉइस में एक्टिव पैसिव। ध्यान से थोड़ा इसको सुनना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के पहला वाला मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है ना, ओके। और एक है बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ना, मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ ये वाला बी भी आता है, बी, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद बीन तो नहीं आता है, बी आता है और मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है। यहाँ का हैव ऑक्सिलरी मेन वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ का हैव भी मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी है। लेकिन उसके बाद भी कोई वर्ब आ गया, देखो मॉडल वर्ब आ गया, मॉडल वर्ब के बाद हैव तो आता है, बट कभी कभी उस हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। हैव मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 आएगा, फिर उसके बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म, और कभी कभी उस हैव के बाद बीन लगा के, ठीक है, बीन लगा के फिर, क्योंकि अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला है कि मॉडल वर्ब के बाद बी लगाना, बट यहाँ पर आपने बीन क्यों लगाया है। मैंने मॉडल वर्ब के तुरंत बाद बीन थोड़ी लगाया, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद तो V1 लगा ही है, बट उस हैव के बाद V3 आना चाहिए ना, तो यहाँ भी हैव के बाद बीन V3 है। तो याद रखना कि हैव के बाद तुरंत V3 आया, कल ही पढ़ाया मैंने, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। और इस हैव के बाद बीन प्लस V3 आया, बीन लगा के V3 आया, तो ये पैसिव, पैसिव वॉइस। इसको अभी छोड़ो, पैसिव वॉइस, ठीक है।
स्कैन कर लीजिए। कल पढ़ा था ना कि मॉडल वर्ब के बाद तो हैव ही आएगा, हैज हैड तो आएगा नहीं, बट हैव के बाद V3 आ गया तो एक्टिव वॉइस, और हैव के बाद बीन लगा के V3 आया तो पैसिव वॉइस। और कभी कभी हैव के बाद बीन लगाकर ING भी आता है। मॉडल वर्ब आ गया, उसके बाद हैव के बाद तो V3 चाहिए, बीन लगाकर V3 आया तो पैसिव, और अगर बीन लगाकर ING आया तो एक्टिव। ये बहुत जरूरी है, इसे आएगा, ये सब बुक वगैरह में थोड़ी मिलता है। बुक वगैरह में सीधा मॉडल वर्ब्स मिलता है और कौन मॉडल वर्ब क्या बताता है। ओके अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी। क्या होता है ना कि ऐसे रट के चले जाते हैं बच्चे, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी मैं करवाऊंगी। मैम पहले शुड करवाइए, शुड 10 चीज बता रहा है, फिर विल करवाइए, ये 5 चीज बता रहा है, ठीक है, फिर आप कुड क्या क्या बताता है वो भी हम करेंगे, छापने वाला काम भी करेंगे, बट पहले तो एकदम कॉन्सेप्चुअल कर लिया जाए। ये सब छापने वाला सब नोट्स में लिख लिख के जाते हैं और पता चला कहीं से कुछ एरर नहीं आया, एरर इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आ गया। तो हमें बेसिक भी करना है और हमें रूल्स वगैरह भी करना है। कल मैंने एक्टिव पैसिव बताया था कोमल, बट मॉडल वर्ब के साथ नहीं बताया था। अब मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा क्लियर होता है। जैसे लिखा मैंने, ही विल हैव गिवन या ही विल हैव डन द वर्क, और ही विल हैव बीन टेकन से करवाती, ही विल हैव टेकन द बुक, वो बुक ले चुका होगा। टेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ही विल हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। ये सब ध्यान से पढ़ना है आपको। ऑप्शन छांटने में कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना, तो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसका नहीं भी समझ में आ रहा है बट एलिमिनेशन से कर लो। और फिर मैंने लिखा ही विल हैव बीन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा होगा। आप पहले लिखो और बोर्ड पे ध्यान दो, तीनों सेंटेंस को लिखो। पहले मैं मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्चुअल करवा दूं, फिर मैं अलग अलग मॉडल वर्ब्स पे जाऊंगी। अकेला विल शैल, उसका टेंस भी पढ़ेंगे, क्या बताता है, फिर कैन कुड शुड वुड यूज्ड टू, वो सब बहुत डिटेल में पढ़ना है। लिख के डन बोलिए। आज तो मैच भी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। लिख लिया ना सबने? ठीक है, अब जरा सेंटेंस पे ध्यान से दे। अब पहले तो एक्टिव पैसिव कर लेते हैं। आपने क्या पढ़ा है कि हैव के तुरंत बाद V3 आ गया। हैव के कल ही पढ़ाया था मैंने, हैव के तुरंत बाद V3 आया तो एक्टिव वॉइस, ठीक है, और हैव के बाद बीन लगाकर V3 आया तो सेंटेंस पैसिव। और इस सेंटेंस में तो पैसिव होने के लिए तो B3 चाहिए ना, ठीक है। हैव के बाद यहाँ तो ING आ गया तो ये सेंटेंस एक्टिव है।
अब थोड़ा सा सेंटेंस का मैं ट्रांसलेशन कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैच तो देखा जाता है। ये देखो, जितनी भी तैयारी कर रहे हो ना, यूपीएससी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैच तो मैच है। मैच तो मैच है ना, मतलब सब लोग देखते हैं मैच तो। और वो भी सेमीफाइनल है, इंडिया है, जबरदस्त टीम सामने ऑस्ट्रेलिया है, तो मैच तो सब लोग देखते हैं ना। भले पढ़ते भी रहोगे तो बीच बीच में जाके मैच तो देखेंगे ही। तो यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर देती हूँ। ही विल हैव टेकन द बुक, इसकी हिंदी क्या है? वो बुक ले चुका होगा। तो वो खुद बुक लेगा ना, ठीक है, वो बुक ले चुका होगा, तो बुक लेने का काम ही खुद काम कर रहा है, तो सेंटेंस एक्टिव जाएगा। बट देखो, ही विल हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा चुका होगा, वो खुद नहीं जाएगा, किसी और के द्वारा। और ऐसे भी हैव के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये सेंटेंस पैसिव। यहाँ ही कोई काम नहीं करेगा, कोई और आके उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। और ही विल हैव बीन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा होगा, तो ये खुद तो एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा होगा, तो ये एक्टिव है। सबसे पहले तो समझ में आ गया ना हमारा सेंटेंस। हाँ, ट्रेविस हेड का कुछ करना, सही बोल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के सामने ना इंडिया सरेंडर कर देता है, लेकिन हम फिर भी, हम लोग हमारा ऑस्ट्रेलिया के सामने ना कभी कभी क्या बोलते हैं, एकदम सरेंडर ढह जाते हैं। लेकिन आज हमारा इंडिया कुछ करेगा। ओके, आज इंडिया कुछ करेगा, आज ट्यूसडे है हनुमान जी का दिन है। तो बस रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा को ना, मतलब मुझे 100 रन बना देना है, उसके बाद बाकी संभाल लेंगे। 100 रन तक टिक जाना है। रोहित शर्मा 100 रन तक टिक जाएंगे, इंडिया जीत जाएगा। उसके बाद तो बाकी सारे लोग हैं। सेमीफाइनल है आज, सेमीफाइनल है ना। अब चलो, अब देखो यहाँ पे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है? V1, और हैव V1 भी होता है। मॉडल वर्ब के तुरंत बाद V1 हैव, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद V1 हैव। चलो, मॉडल वर्ब के बाद तो हैव आता है, ठीक है, मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है। और उस हैव के बाद देखो यहाँ पे V3 आया, हैव के तुरंत बाद V3 आया, तो एक्टिव वॉइस। यहाँ हैव के बाद बीन लगा के, अब आप बोलोगे मैम मॉडल वर्ब के बाद तो आपने बोला है कि V3 नहीं आएगा, तो मैंने मॉडल वर्ब के तुरंत बाद V3 थोड़ी लगाया है, मॉडल वर्ब के बाद थोड़ी लगाया मैंने, तो मॉडल वर्ब के साथ अपना V1 लगाया ही है। फिर इस हैव के बाद V3 आता है, ठीक है, उसके बाद फिर V3 आ गया यहाँ पे, तो ये पैसिव हो गया। ओके, और कभी कभी मॉडल हैव के बाद तो V3 आया है, बट इस बीन के बाद ING भी आ सकता है जब सेंटेंस एक्टिव जा रहा है। ये क्या बोल रहे हैं यार मैम? ING रूल्स भी करवा दीजिए, मतलब क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा, ING रूल्स क्या है? क्या ING रूल्स क्या है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा ING रूल्स। ये देखो ING आ गया, ये मतलब कौन सा डाउट है? मतलब क्या पूछना चाह रहे हो कि मैम ING रूल्स भी करवा दीजिए? ओके चलो, यहाँ इतना दूर क्लियर है? पहले मुझे बताइए। इतना दूर क्लियर है कि मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव आता है ना, हैव के तुरंत बाद मॉडल वर्ब के तो हैव आएगा, उसके तुरंत बाद एक्टिव जाएगा, बीन लगा के थर्ड फॉर्म जाएगा, पैसिव जाएगा, और जब ING आ गया तब तो वो एक्टिव रहे। क्लियर? ओके, हैव वाला करवाती है। अब मॉडल वर्ब का बी वाला आ जाओ। मॉडल वर्ब के बाद बी आता है, ठीक है। कभी कभी मॉडल वर्ब के बाद बी आके खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने लिखा ही विल बी ऑनेस्ट। तो यहाँ ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे बी आके खत्म हो गया, बी के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आ रहा। लेकिन कभी कभी उस बी के बाद भी कोई वर्ब आता है, जैसे लिखा ही विल बी वर्किंग डे एंड नाइट, दिन रात मेहनत करेगा। He will be treated by the doctor, उसको डॉक्टर के द्वारा ट्रीट किया जाए,
तो कभी कभी तो बी आके खत्म हो जाता है। मैं बात कब कर रही हूँ, यहाँ पे तो बी आके दूसरा कोई वर्ब आया ही नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव आ गया। लेकिन कभी कभी बी के बाद भी कोई वर्ब आ रहा है। देखो यहाँ तो बी के बाद एडजेक्टिव आ गया, लेकिन बी के बाद यहाँ आईएनजी वाला वर्ब आ रहा है, और यहाँ बी के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है। ओके, तो जब थर्ड फॉर्म आ गया तो बी के बाद मॉडल वर्ब आया, बी आ गया। यहाँ तो कोई वर्ब नहीं ले रहा है, बट अगर कोई वर्ब आईएनजी ले रहा है तो वो एक्टिव है। ये तो इजी है। अगर V3 ले रहा है तो वो पैसिव है। मॉडल वर्ब के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म आए, देखो ही विल बी ऑनेस्ट, तो यहाँ तो कोई थर्ड फॉर्म आया ही नहीं है, ये तो ऐसे ही एक्टिव है, वो खुद ऑनेस्ट रहेगा। ही विल बी वर्किंग, वो दिन रात मेहनत करेगा, खुद मेहनत करेगा, एक्टिव है। और ही विल बी ट्रीटेड, डॉक्टर के द्वारा उसका ट्रीटमेंट होगा, वो कुछ नहीं करेगा, डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट होगा, ये पैसिव है। तो कहने का मतलब है कि बी के बाद आईएनजी आ गया, बी के बाद आईएनजी आ गया तो एक्टिव है, और बी के बाद V3 आया। अकेला बी V3 नहीं होता है, बी के बाद यहाँ तो एडजेक्टिव आ गया तो एक्टिव नहीं करना है, पैसिव नहीं करना है, एक्टिव है। बी के बाद V3 आएगा तभी पैसिव। देखिए वर्ब में आईएनजी ऐड करने का रूल, अच्छा तो ये सब वर्ब में आईएनजी, ये सब भी तो वर्ब ही है, ये सब तो वर्ब ही है। इज एम आर के बाद आईएनजी आता है, वॉज वर के बाद आईएनजी आता है, बीन के बाद भी आईएनजी आ सकता है, बी के बाद भी आए, तो आईएनजी वगैरह तो कर ही रहे हैं हम लोग। हैज के बाद आईएनजी नहीं आता है। ओके ठीक है, नोट करवा लिया। यही वाला मैंने लिखा, ठीक है, ये सब फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, वही वाला लिखा। मॉडल वर्ब के बाद के हैव के बाद V3 आ गया तो एक्टिव, हैव के बाद बीन लगा के आईएनजी लगाया तो अरे हाँ आईएनजी आ गया तो ये भी एक्टिव, और हैव के बाद बीन, बीन के बाद जहां V3 दिख जाए पैसिव। जो चीज मैंने पढ़ाया वही है। ये भी हो गया, ये जो पढ़ा लिया वही है। मॉडल वर्ब वाला भी देखो वो पढ़ा दी। मॉडल वर्ब के बाद बी करके आईएनजी आ गया तो एक्टिव, और V3 लगा दिया तो पैसिव। मत लिखना ही विल बी गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, यहाँ तो बी के बाद V3 आ गया तो ये पैसिव जाएगा ना, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाएगी किसी और के द्वारा, और ये यहाँ बी के बाद आईएनजी आ गया, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। ओके हाँ क्वेश्चंस है ये वाला ना। देखो आप लोग बोलते हो ना कि एक चीज मैं बताऊं आपको कि एसएससी की हिस्ट्री में सबसे कठिन पेपर आया था 2017 में, जब आपका एग्जाम ऑफलाइन हुआ करता था। ओके 18 के से ऑनलाइन आया है ना, 17 तक एग्जाम ऑफलाइन हुआ करता था, और 17 के पेपर में मेंस में पहले क्या होता, मेंस में 200 क्वेश्चन इंग्लिश होता था और 200 क्वेश्चन मैथ्स होता। मेंस में रीजनिंग और जीएस नहीं आता था, 200 क्वेश्चन होते थे। और 2017 में ना मैथ्स का पेपर भी डिफिकल्ट आया था और इंग्लिश का पेपर भी डिफिकल्ट आया था। और जिसने 2017 का पेपर बनाया था उसको जरूर वर्ब चैप्टर से बहुत प्यार होगा। अगर कोई बच्चा बाकी सारा टॉपिक छोड़ के सिर्फ वर्ब पढ़ के चला गया होता ना तो उसका तो 80% एरर बन गया होता। तो उसने भर भर के वर्ब चैप्टर से एरर लिया। ओके वर्ब चैप्टर से भर भर के एरर्स आया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, और वर्ब चैप्टर का ना बड़ा कॉन्सेप्चुअल पूछा था जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं,
मॉडल वर्ब का भी एकदम कॉन्सेप्चुअल, ये नहीं पूछा था कि शुड क्या बताता है, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं शुड यूज करते हैं, वो सब नहीं आया था, बड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप से क्वेश्चन होता था। ठीक है, तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, ये सब इसको आप चेक कर सकते हो, 2017 का क्वेश्चन है। अब मेरे को बताओ, एक मिनट, एक चीज ना मेरे को ये बताना है, जैसे मैंने बोला कि ही विल बी वर्किंग, तो बी के बाद हम वर्ब आ सकता है, बट कभी कभी वी के बाद वर्ब नहीं आता है। ही विल बी ऑनेस्ट, और फिर मैंने लिखा ही विल बी माई स्टूडेंट, वो आगे से मेरा स्टूडेंट रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि बी के बाद ना एडजेक्टिव भी है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद V1 आया, ठीक है, और यहाँ का जो V1 है ये भी V1 है, और ये जो B है यहाँ मेन वर्ब है, B मेन वर्ब है क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और स्टूडेंट तो नाउन है। तो मॉडल वर्ब क्या, आप बोलोगे मैम मॉडल, आपने तो बोला मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, आता है बट एक मेन वर्ब लग के एडजेक्टिव आएगा। मॉडल वर्ब के बाद नाउन भी तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, एक मेन वर्ब लग के तब नाउन आएगा। तो बी के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, बी के बाद नाउन भी आ सकता है, लेकिन इस बी के बाद वर्ब भी आ सकता है। अगर आईएनजी आ रहा है तो एक्टिव है, और इस बी के बाद अगर V3 आ रहा है तो ये सेंटेंस पैसिव है। ठीक है, ये सेंटेंस पैसिव है। तो अब यहाँ वाला क्वेश्चन 2017 का ही है, यहाँ ये वाला क्वेश्चन है, और 2017 का पेपर ऐसा आया था ना कि एक ही सेट में वर्ब के साथ साथ वो पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछ दे रहे हैं कि एडजेक्टिव की जरूरत है कि नाउन की जरूरत है या क्या की जरूरत है। और क्वेश्चंस का लैंग्वेज ऐसा आया था ना कि जो बच्चा सोचेगा कि क्वेश्चन पढ़ के हम उसकी हिंदी करें, हिंदी विंदी कुछ समझ में नहीं आएगा, हिंदी करने बैठोगे भी तो कुछ एरर्स बनने वाला नहीं है। ओके, बस आपको देखना है कि आप अपना ग्रामर सही लगा ले रहे हो कि नहीं। अब देखो यहाँ पे देखना, आप बोलोगे कि मैम विल तो मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब यहाँ तो थोड़ा इन्होंने दूसरा टाइप का पूछ दिया है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आया है, यहाँ भी मॉडल वर्ब के साथ V1 आया है, और 2017 का यहाँ भी मॉडल वर्ब के साथ V1 आया है, और यहाँ भी मॉडल वर्ब के साथ V1 आया है। बट मैंने क्या बोला है कि बी के बाद वर्ब भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, ठीक है, और एडजेक्टिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये जो क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। क्रिटिकल मतलब कोई चीज इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में जब एलवाई लगता है तो ये एडवर्ब बन जाता है। ओके, और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, ISM वाले वर्ड नाउन होते। अब हमें डिसाइड करना है यहाँ तो, और विल बी क्रिटिक्स, क्रिटिक्स हम आलोचक को बोलते हैं, ये भी नाउन है, नाउन है। रुको एक मिनट, ये थोड़ा सा बता दो, क्रिटिक्स कौन है? क्रिटिक्स आलोचक है, जो आलोचना करते हैं। ओके, सही गलत वाला आलोचक। और ये है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। तो आप बोलोगे मैम दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों नाउन है, क्रिटिक्स भी नाउन है बट ये कॉमन नाउन है, और आलोचना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, नाउन तो ये भी है बट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट। देखो कितना स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है, मॉडल वर्ब के साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ दिया। क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ये एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव में LY लगता है ना तो वो बन जाता है एडवर्ब। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि दो नाउन है, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। अब हमें क्या करना है कि देखना है स्विफ्ट बाउंड, हिंदी करोगे तो नहीं समझ में आएगा, स्विफ्ट टाइम बाउंड रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स, ये अकाउंट्स वाले बच्चे थोड़ा समझ जाएंगे। लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स बहुत डैश होता है, बैलेंस शीट, जो हम अकाउंट्स और वो सब में बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट को बनाने के लिए अब मुझे बताओ कि यहाँ आलोचक का सेंस चाहिए। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सेंस समझना होगा कि ये लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स, ये बैलेंस शीट को बनाने में, डीलॉक करने में आलोचना करता है। इसको डीलॉक करने में कहीं से आलोचना और आलोचक का सेंस नहीं जा रहा है। आलोचक ये भी नहीं हो, ये भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा? अब हमें क्या है कि ये क्या करता है, क्रिटिकली नहीं करता है, ये हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट को डीलॉक करने के लिए। तो आंसर यहाँ पे ओके, लिक्विडेशन की विशेषता बतानी है,
ठीक है, लिक्विडेशन करने के लिए इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। लिक्विडेशन नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्ट। कल मैं इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, कि आज मेरा यूट्यूब क्लास भी है। विल बी क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब विल बी इंपॉर्टेंट, ये हेल्प करेगा बैलेंस शीट को डिलॉग करने में। और भी क्वेश्चंस होंगे, कल कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, मस्ट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V3 थोड़ी आता है, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ V2 थोड़ी आता है, मॉडल वर्ब के साथ V4 थोड़ी आता है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। कल कर लेते हैं, बोलते बोलते कर ही ले रहे हैं, कल करेंगे, कल कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा इन्फिनिटिव भी आपको पढ़ाना है।